गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग चल रही थी। लैप और वेव, हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग के पार्ट्स होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, वो टेस्ट किया था, सेकंड टेस्ट जो आया था आपके पास। ईमेल आईडी नहीं है आपके? तुम्हारे पास क्यों नहीं लग रहा? मेरे पास कितने रिस्पॉन्स तो आ गए उसके। तुम्हारा भी नहीं लगा? चेक करेंगे फिर, उसमें कोई दिक्कत होगी फिर। या फिर एक बार आपने अगर उसको ओपन कर लिया ना, दूसरी बार पेपर ओपन नहीं होगा, ये हो रहा उसमें। अगर गलती से एक बार खुल भी गया ना वो पेपर और आपने दोबारा उसको खोलने की कोशिश करी तो फिर नहीं खुलेगा वो पेपर। सबमिट नहीं हुआ। चलो देखेंगे उसमें एरर क्या। पेपर बनवाया भी था, एरर आ जाती है, कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एरर आ जाती है, कोई देख लेंगे। लैप और वेव के बारे में पढ़ा दिया था मैंने आपको। दो नए शब्द भी अपने सामने आए थे, इक्वलाइजर रिंग और डमी कॉइल। ठीक है, लैप और वेव में कौन सी वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं अपने, और कौन सी में डमी कॉइल यूज करते हैं, वो आज पढ़ देते हैं। स्टार्ट से पढ़ देते हैं। बाकी जो इसका सारा डाटा है वो अपने किस में पढ़ेंगे, वाइंडिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो है डीसी जनरेटर से, वो अपने पढ़ देते हैं लैप और वेव दोनों के लिए। सबसे पहले दोनों में कॉमन जो चीज है वो पढ़ देते हैं अपने। कॉमन चीज अपने पास क्या होती है, जैसे मैंने ये डिजाइन करता हूं एक, ये अपने पास में क्या है, एक ये अपने पास एक है टर्न। क्या है? टर्न। ठीक है, जिसको टर्न बोलते हैं या कॉइल बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, इस कॉइल के अंदर जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और डी, जो ए बी सी डी भाग हैं, ये है कंडक्टर। कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक। ठीक है, टर्न वो भाग है जो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, या मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका, ये है इसकी लीड। क्या है? लीड। एक टर्न की कितनी लीड होंगी आपके पास में? 2 लीडें होंगी। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको अपने बोलते हैं इसकी बैक पिच। क्या बोलते हैं? बैक पिच। बैक पिच का मतलब क्या होता है, जो किसी कॉइल है, जो अनदर कॉइल है, दो कॉइल जो है उनके बैक एंड के बीच की दूरी। बैक एंड समझते हो? पीछे वाला जो हिस्सा है, या पीछे वाले जो दो चालक हैं उनके बीच की दूरी, जो क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। पिच का मतलब क्या होता है? स्पेन का मतलब भी दूरी, और पिच का मतलब क्या होता है? दूरी। क्रिकेट की पिच होती है ना जैसे, वो सेम चीज है। अगर दो कॉइल बनाते हैं अपने यहां पर, ये कितनी कॉइल है अपने पास में? 2 कॉइल है यहां पर। ठीक है, ये 2 कॉइल बनाए मैंने। अब अगर मैं आपको कहूं कि बैक पिच कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? ये और ये दूरी क्या है आपके सामने? बैक पिच है, क्योंकि 2 बैक एंड की दूरी है एक कॉइल के। ठीक है, उसके बाद में यहां से अगर यहां बोलूं तो मैं, ये भी क्या है आपके सामने? बैक पिच। वाई बी से शो करते हैं इसको। किससे शो करते हैं? वाई बी से। उसके बाद में जो आगे के एंड बन जाते हैं, या ये जो भाग जो बच गया अपने पास, आगे के जो हिस्से हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं? फ्रंट पिच। और फ्रंट पिच को किससे लिखा जाता है? वाई अप से। कम्यूटेटर की जो साइड है, वहां कौन सी पिच होती है? फ्रंट पिच। और बैक साइड जो होती है वो कौन सी होती है? बैक पिच। इन दोनों के बाद में जो निकलती है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट पिच, परिणामी पिच। जो अपने पास में कौन सी है? ये वाली, यहां और यहां। औसत पिच जिसको बोलते हैं, सॉरी, एवरेज पिच। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब कि औसत पिच जो होती है, एवरेज पिच, वो इन दोनों का क्या होगा? योग होगा। वाई बी प्लस में वाई एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 बराबर में क्या आ जाएगा? वाई ए, एवरेज पिच, औसत पिच जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज है क्या?
वो अपने को बताना है। सबसे पहले चीज देखो, जब वाइंडिंग डिजाइन करते हैं अपने, तो उस टाइम अपने को ध्यान रखना होता है सबसे पहले किन का, कंडक्टर्स का, चालकों का। समझ में आ गई बात ये। और चालक जो है वो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, टर्न का। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास में एक टर्न जो है उसमें कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर। एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर। या सीधी सी बात ये बोल दूं, 2 चालक मिलकर एक टर्न का निर्माण करते हैं, एक कॉइल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। उसके बाद में इस कॉइल के अंदर क्या क्या चीज दिखाई दे सकती है आपको। 1 नंबर पॉइंट, इस कॉइल के अंदर आपको दिखाई दे रही है उसकी लीड, कॉइल की लीड। कौन सी लीड, जो कम्यूटेटर से जोड़ी जाती है, वो कॉइल की लीड होती है। और एक कॉइल की कम से कम कितनी लीड होंगी, 2 लीड होंगी। कॉइल लीड। 2 नंबर पर आपको जो भाग दिखाई दे रहा है वो अपने पास है वाई बी। वाई बी को क्या बोलते हैं अपने, बैक पिच, बैक एंड। कॉइल के पीछे के चालकों की दूरी, ये लिखवा दूंगा मैं। इसको किससे लिखा जाता है, वाई बी से शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सी पे अपने पास है वाई एफ। इसको क्या बोलते हैं, कॉइल के कम्यूटेटर साइड के जो एंड है उसको क्या बोलते हैं अपने, फ्रंट पिच। इसके अलावा आपको यहां पर कोई चीज और दिखाई दे रही है, दे रही है क्या, दे रही है। डी पार्ट, एक्टिव साइड। एक्टिव को क्या बोलते हैं, सक्रिय साइड। जो मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए ईएमएफ उत्पन्न करती है वो साइड क्या कहलाती है, एक्टिव साइड। या जो साइड स्लोट्स में होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपने। स्लोट में कितना भाग होता है, केवल इतना भाग। वाइंडिंग के स्लोट में केवल इतना भाग होता है या फिर इतना भाग। क्या ये वाला भाग स्लोट में रहता है क्या, नहीं रहता। और क्या ये वाला भाग स्लोट में रहता है क्या, नहीं रहता। अगर मैं यहां पर मान लो सपोज करता हूं, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, एन पोल है, तो पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इतना ही भाग है या नहीं है। जो भाग चुंबकीय क्षेत्र में रहते हुए ईएमएफ उत्पन्न करता है वो कहलाता है एक्टिव साइड। वो क्या कहलाती है, एक्टिव साइड। तो यहां पर एक्टिव साइड कौन है अपने पास, ए, बी और सी, डी। इनएक्टिव साइड कौन सी है, एक्रिय साइड है, जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रहती है। और वो कौन कौन है, बैक पिच और फ्रंट पिच। कौन कौन है, बैक पिच और फ्रंट पिच। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है पोल पिच। पोल पिच, या इसको बोल सकते हो पोल स्पेन। क्या बोल सकते हैं, पोल स्पेन। पिच का मतलब क्या हो गया, 2 पोलों के बीच की दूरी। क्या बोल सकते हैं अपने, 2 पोलों के बीच की दूरी। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि ये मशीन है अपने पास में, पूरी मशीन है, ठीक है। उसकी परिधि जितनी भी है, परिधि समझते हो सारे, मशीन की परिधि को अगर पोलों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो अपने पास में क्या बन जाती है, पोल पिच प्राप्त हो जाती है। परिधि समझते हो ना मशीन की, ये पूरी मशीन की परिधि है, मान लो ये कितनी भी है, 60 है, 50 है। इसको अगर 4 पोलों से भाग दे दूंगा मैं, तो ये कितने में विभाजित हो जाएगी, 15 में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका 15 हिस्सा 1, 15 हिस्सा 2, 15 हिस्सा 3 और 15 हिस्से 4। प्रत्येक 2 कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। या प्रत्येक 2 पोल जो है उनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। लेते हैं किसके पदों में, देखो पोल स्पेन को, पोल किससे उत्पादित होते हैं, किससे बनते हैं, चालकों से। चालकों में धारा प्रवाहित होगी, उसी से पोल बनेंगे। और चालक कहां पर स्थापित होते हैं, स्लोट्स के अंदर। चालक कहां पर होते हैं, स्लोट्स के अंदर। तो इसको पोल पिच को 2 तरीके से ले सकते हो आप। एक तो ले सकते हो चालक प्रति पोल के रूप में। एक तो क्या ले सकते हो, चालक प्रति पोल। चालक प्रति पोल का मतलब क्या हो गया, चालकों की संख्या बटे में पोलों की संख्या। या फिर आप इसको किसके रूप में ले सकते हो, स्लोट प्रति पोल। क्योंकि परिधि पर क्या कटे होते हैं, स्लोट्स कटे होते हैं। तो अपने क्या बोल देंगे, 4 स्लोट मिलकर 1 बनाएंगे, अगले 4 मिलकर 1 बनाएंगे और अगले 4 मिलकर 1 बनाएंगे, ठीक है। तो अपने ने क्या बोल दिया, स्लोट अपॉन में पोल। पोल पिच समझ में आ गई सभी को। सिंपल सी बात, किसी मशीन की परिधि को अगर उसके पोलों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो क्या निकलती है, पोल पिच। या सिंपल सी बात, 2 पोलों के बीच की दूरी
क्या कहलाती है? पोल पिच। चालक के पदों में लेंगे तो चालक प्रति पोल, और स्लॉट्स के पदों में लेंगे तो क्या बोलेंगे? स्लॉट प्रति पोल। जैसे मैंने ये बोला कि मशीन की जो परिधि है, मशीन की जो परिधि है, उस परिधि पर जो स्लॉट्स कटे हुए हैं उनकी संख्या मान लो मेरे पास है 500। स्लॉट की संख्या कितनी है? 500। हालांकि 500 होते नहीं है, बता रहा हूं खाली। स्लॉट्स की संख्या 500 है और मैंने ये कह दिया कि आपको इस 500 स्लॉट्स के अंदर 10 पोल बनाने हैं। कितने पोल बनाने हैं? 10 पोल। तो परिधि आ गई आपके सामने। परिधि पर कितने पोल है? 500 स्लॉट्स हैं। उन 500 स्लॉट्स को कितने पोलों में विभाजित करना है? 10 पोलों में विभाजित करना है। तो एक पोल पर कितने स्लॉट्स आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 50। यानी अपने ने बोल दिया कि 50 स्लॉट मिलकर एक पोल, फिर 50 स्लॉट मिलकर एक पोल, ऐसे करके कितने पोल बन जाएंगे? 10 पोल। कितने मिल जाएंगे? 10 पोल। तो दो पोलों के बीच की दूरी कितने स्लॉट्स हो गई? 50 स्लॉट्स। दो पोलों के बीच की दूरी कितनी होगी? 50 स्लॉट्स। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। ये होती है पोल पिच। ये क्या होती है? पोल पिच। ठीक है। उस पोल पिच के बाद में अपने पास आती है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच तो आपको समझ में आएगी होगी। पिच का मतलब दूरी। अब जैसे मान लो ये मैंने कम्यूटेटर जोड़ दिया 1 नंबर और 2 नंबर। ये 1 नंबर स्टड है और ये 2 नंबर स्टड है। अब अगर बोल दिया जाए कि किसी एक कॉइल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर जो कम्यूटेटर के स्टड शॉर्ट होते हैं उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? कम्यूटेटर पिच। अपने को भी पता है एक कॉइल के कितने लीड्स होंगे? 2 लीड्स। और दोनों किसके साथ जुड़ेंगे? कम्यूटेटर के साथ। उन दोनों के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है अपने सामने? कम्यूटेटर पिच कहलाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद में आती है ब्रशों की संख्या। ब्रशों की संख्या तो आपको पता ही है। वेव वाइंडिंग में कितने ब्रश यूज करते हैं? 2। और लैप में किसके बढ़ते हैं? पोलों के बराबर। लैप में किसके बराबर करते हैं? पोलों की संख्या के बराबर। समझ में आ रही है ना ये बात? ठीक है। उसके अलावा आती है ब्रश की चौड़ाई। ब्रश की चौड़ाई बताओ मुझे, कौन से ब्रश की चौड़ाई किस अनुसार रखी जाती है? प्लेक्स के अनुसार। किसके अनुसार रखी जाती है? प्लेक्स। सिंप्लेक्स है तो चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि वो सिर्फ क्या करे? एक स्टड को शॉर्ट करे। ड्यूप्लेक्स है तो ब्रश की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि वो कितने स्टड को शॉर्ट करे? 2 को। ट्रिप्लेक्स है तो कितनी होनी चाहिए? 3 स्टड के बराबर। और क्वाड्रेट्स है तो कितने के बराबर होनी चाहिए? 4 स्टड के बराबर। और मैंने आपको बताया भी था ब्रशों की चौड़ाई सामान्यतः है 2 से 3 कम्यूटेटर खंड के बराबर रखी जाती है। बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना आपको इस चीज के बारे में? कोई डाउट है किसी को? है किसी को कोई डाउट? अब अपने इनको स्टार्टिंग से लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले लिखो आप कॉइल। सबसे पहले लिखो कॉइल। जितना ये करवा रहा हूं ना मैं आपको, इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वाइंडिंग में, डीसी जनरेटर में इसमें से प्रश्न आते हैं और अनदर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मैं और वाइंडिंग के अंदर करवा दूंगा। ठीक है। लिखो इसके अंदर पहली चीज, सबसे पहले लिखो कॉइल। कॉइल, हाँ लिखो चालक की वह लंबाई जो, चालक की वह लंबाई जो चालक की वह लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में रहती है। चालक की वह लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में रहती है। या ईएमएफ उत्पादन करती है, ईएमएफ उत्पादन करती है। ईएमएफ उत्पादन करती है। नेक्स्ट लिखो कॉइल लीड। कॉइल लीड, लीड का मतलब कॉइल सिरे। कॉइल लीड या कॉइल सिरे। लिखो इसमें एक कॉइल के
दो सिरे होते हैं जिन्हें कम्यूटेटर खंड के साथ जोड़ा जाता है। एक कॉइल के दो सिरे होते हैं जिन्हें कम्यूटेटर खंड के साथ जोड़ा जाता है। जिन्हें कम्यूटेटर खंड के साथ जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो सक्रिय भाग, सक्रिय भाग। लिखो कॉइल का वह भाग जो स्लोट में रहते हुए ईएमएफ का उत्पादन करता है। जो स्लोट में रहते हुए ईएमएफ का उत्पादन करता है, सक्रिय भाग कहलाता है। सक्रिय भाग कहलाता है। उसके बाद लिखोगे एक्रिय भाग या एक्रिय साइड, इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड, पहले एक्टिव साइड पढ़ा है, अब इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड लिखो इसमें, इनएक्टिव साइड में लिखो कॉइल का वह भाग जो खांचों से बाहर होता है, जो खांचों से बाहर होता है, खांचों से बाहर होता है, वह भाग जो खांचों से बाहर होता है एक्रिय भाग कहलाता है। इनएक्टिव साइड होती है, एक्रिय भाग कहलाता है। जैसे बैक पिच व फ्रंट पिच, जैसे बैक पिच व फ्रंट पिच। बैक पिच व फ्रंट पिच। ये वाला जो भाग है, ये कौन सी साइड है? एक्टिव साइड, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, ये कौन सी है? इनएक्टिव साइड। उसी प्रकार जो लीड है, जिसको अपने बोलते हैं लीड, वो भी कौन सी है? इनएक्टिव साइड। आगे बात समझ में? ये क्या है? कंडक्टर है। वाई बी वाई एफ अपने बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको ये ध्यान होना चाहिए। और ये पूरी क्या है अपने पास में? कॉइल है एक। ये पूरी एक क्या है? कॉइल है। ये अपने पास कम्यूटेटर के स्टड हैं, जिन पर एक कॉइल क्या हुई है? शॉर्ट हो गई। आपको पता है ये चीज कि कम्यूटेटर के ऊपर प्रत्येक कॉइल एक सिरा स्टड से जुड़ा, फिर घुमाकर दूसरा सिरा वापस किस पे आ जाता है? स्टड के ऊपर आ जाता है। वाइंडिंग जो करते हैं ना अपने कम्यूटेटर पर, वो इस टाइप से चलती है वाइंडिंग, इस टाइप से, ऐसे, फिर आगे, फिर आगे, ठीक है। ये सिंप्लेक्स है। डुप्लेक्स है तो इसका जो सिरा है वो किसके साथ चला जाएगा? तीसरे के साथ चला जाएगा। तो हमें अपने पास कम्यूटेटर पिच कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी डुप्लेक्स के लिए। ट्रिप्लेक्स के लिए +-3, क्वाडलेक्स के लिए +-4। आगे बात समझ में? जो कम्यूटेटर पिच होती है, अगर ये मान लो अपने पास में क्वाडलेस होती तो ये किसके साथ चला जाता? चौथे के साथ में चला जाता। कनेक्शन होते हैं। लेकिन ये अपने अभी नहीं पढ़ेंगे, ये वाइंडिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जनरेटर और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगली अपने ये डायग्राम बना लो इसी तरीके से, सेम टू सेम एज इट इज, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आज वाइंडिंग वाला पार्ट ही चलेगा। वैसे कहने को तो लैप और वेव बहुत छोटी हैं, और पढ़ने लगे तो बहुत बड़ी है। नाम ये छोटे छोटे 4 अक्षर होंगे, लैप और वेव। कहानी सारी नहीं की है।
पहले ये टर्न का डिजाइन करोगे आप डायग्राम, एक्रिय, एक्रिय भाग बना लिया डायग्राम। अब लिखो अपने, सबसे पहले लिखो एक्टिव इनएक्टिव हो गई, अब लिखो बैक पिच, बैक पिच वाई बी, बैक पिच, बैक पिच। और बैक पिच में लिखो क्वाइल का वह भाग जो या दो क्वाइल के, ऐसे लिखो दो क्वाइल के पीछे के भाग की दूरी, दो क्वाइल के पीछे के भाग की दूरी, दो क्वाइल के पीछे के भाग की दूरी, दूरी पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको बता देता हूं। क्वाइल दिखाई दे रही है सभी को? कितनी क्वाइल बनी अपने सामने? 1, 2 और 1, 3। इन क्वाइलों के अंदर अब मैंने कंडक्टरों के नाम दे दिए 1, 3, 5, 8 और 10। ठीक है, ये बैक साइड होती है इनकी। ये कौन सी साइड है? बैक साइड, जो अपने को दिखाई दे रही है, इसलिए इसको किससे लिख देते हैं? डैश डैश से लिखते हैं। ये फ्रंट साइड होगी और वो कौन सी होगी? बैक साइड। अगर अपने को बैक पिच निकालनी है तो अपने को किन दो चालकों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी? पीछे की। एक ही क्वाइल के दो सिरे जो बैक एंड होते हैं अपने पास में, जैसे ये क्वाइल 1 है तो क्वाइल 1 के लिए अपने पास में चालक कहां से शुरू हो रहा है? 1 से लेकर 8 तक। कहां से शुरू हो रहा है अपने पास से? 1 से लेकर और ये 8 तक शुरू हो रहा है, जो अपने पास में क्या बताता है? इसकी वाई बी को बताता है, बैक पिच को। आप आराम से बता सकते हो 1 और 8 चालकों के बीच कितनी दूरी है? 7 की दूरी है। कितनी दूरी है? 7 की दूरी है। अगर मैंने बोला कि 1 नंबर स्लॉट में 1 चालक है तो 8 नंबर स्लॉट में कौन सा चालक है? 8वां चालक है। तो इनके बीच में कितने चालक हैं? 7 चालक हैं। तो अगर अपने को वाई बी निकालनी हो तो अपने क्या करेंगे? 8 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 चालक। कितने चालक आ जाएंगे? 7 चालक। इसी प्रकार आप आगे वाले को भी देख सकते हो। आगे वाला क्या अपने पास? 3 और 10। 10 में से 3 जाएंगे, फिर कितने चालक आ जाएंगे? 7 चालक। यानी वाई बी का मान इस वाइंडिंग के लिए कितना है अपने पास में? 3 है, सॉरी 7 है अपने पास। कितना है? 7। अब अपने पास 7 आ गया तो ये वाइंडिंग निरंतर अपने कर सकते हैं। 5 के बाद में कितना आ जाएगा? 12। 7 और 5 12। फिर 7 के बाद में उसमें कितने जोड़ दो? 7 जोड़ दो, फिर 14, फिर अपने पास 16, फिर उसके बाद में 18, या इसी प्रकार से वाइंडिंग जुड़ती जाएगी और वाई बी का मान कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ये फिर आता है अपने पास में वाई एफ। वाई एफ को क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच। क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच। अब फ्रंट पिच का मतलब क्या हो गया अपने पास में? देखो
अपने पास में उसी कॉइल के और दूसरे कॉइल जो है उनके बीच के एंड की दूरी, उनके बीच के एंड की दूरी, फ्रंट एंड जो है अपने पास में, ये कॉइल बन गई एक पूरी अपने पास में। पहली कॉइल के लास्ट एंड और दूसरी कॉइल के फर्स्ट एंड के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, फ्रंट साइड कहलाती है। और हमेशा होगी किस साइड, वो कम्यूटेटर की साइड होगी। तो फ्रंट पिच अपने पास, या सीधी सी बात ये है कि आठवां चालक, पहला चालक आगे पीछे की ओर से किसके साथ जुड़ा, आठवें चालक के साथ। पहला चालक बैक से किसकी तरफ जुड़ा, आठवें चालक के साथ। तो फ्रंट के साथ कौन से चालक के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरे चालक के साथ जुड़ा हुआ है ना भी। ये जो चालक आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, आठवां है। ये आठवां घूमकर किसके साथ जुड़ रहा है, पहले के साथ। और आठवां वापस आगे जाके किसके साथ जुड़ रहा है, पांचवें के साथ में। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, कितनी आ गई बताओ, फ्रंट पिच कितनी आ जाएगी, 8 - 5 बराबर कितनी आ जाएगी, 3। कैसे, आपको ये नहीं, आप आगे पीछे का हिस्सा छोड़ो, आपको ये ध्यान रखना है कि एक कॉइल का पहला सिरा दूसरे सिरे से कितने चालक छोड़कर जुड़ा है, 7 चालक छोड़कर। अगर पीछे के हिस्से से जुड़ा है तो वो क्या है, बैक पिच। और उसी कॉइल का नीचे का सिरा जो कम्यूटेटर साइड का सिरा है वो फिर किस कॉइल से जुड़ा है, वो उसकी क्या है, फ्रंट पिच है। तो कितने नंबर चालक से जुड़ा है, ये कितना नंबर है अपने पास, 8 नंबर। और ये कितना नंबर है, 3 नंबर। 8 नंबर का सेकेंडरी सिरा जो किस साइड है, कम्यूटेटर की साइड है, वो पीछे जाकर किसके साथ जुड़ा है, 3 नंबर के साथ। तो बीच में कितने चालक आ गए, 5 चालक आ गए, आगे या नहीं आगे। उसी प्रकार से अगर मैं 10वें को जोड़ता, इस प्रकार से घुमा के ले आता इस 10वें को यहां से, ठीक है, तो अपने पास में 10वें को 10 के साथ में कितने के साथ जुड़ेगा, 7वें के साथ में। ये 5वें के साथ जुड़ा तो 10वां घूमकर किसी के साथ आगे जुड़ जाएगा, 7वें के साथ में। तो अपने पास फिर कितनी आ जाएगी, फ्रंट पिच 3 आ जाएगी। मतलब एक कॉइल घूमकर पीछे किसके साथ जुड़ती है वापस, कॉइल ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, नहीं चलती है कम्यूटेटर के अंदर, ठीक है। तो वो अपने पास में ये जो दूरी हो गई, ये अपने पास में क्या हो गई, फ्रंट पिच। ये दूरी क्या हो गई अपने सामने, फ्रंट पिच। समझ में आ गई बात ये। और फ्रंट पिच और कम्यूटेटर पिच, इन दोनों का अंतर जो होता है वो अपने पास में क्या आ जाती है, रिजल्टेंट पिच। यहां पर ये जो अपने पास बन गई ये क्या है, रिजल्टेंट पिच, परिणामी पिच जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो पहले, समझ में आ रहा है क्या, ये पीछे आ रहा है नहीं आ रहा, बैक पिच समझ में आ गई, बैक पिच समझ में आ गई। किसी भी कॉइल के 2 चालकों के बीच की दूरी किस साइड से, पीछे साइड से। या ऐसे समझो, पहला किसके साथ जुड़ गया, 8वें के साथ, तो चालकों की दूरी कितनी होगी, 7। फिर वही 8वां चालक घूम के नीचे से किसके साथ जुड़ा, तीसरे के साथ, तो दूरी कितनी होगी, 5। लेकिन ये साइड कौन सी है, कम्यूटेटर साइड, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, और उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड या बैक पिच। समझ में आ गई बात ही। चाहे वो कोई सी भी है, चाहे लैप है चाहे वेव है, एक बार ये वाइंडिंग समझ लो ऐसे, ये है तो वास्तव में लैप वाइंडिंग। अभी अपने सिर्फ पढ़ रहे हैं डाटा, अभी लैप वेव नहीं पढ़ रहे, ये सिर्फ वैसे डायग्राम लैप का है, ये वेव अलग बनेगी। वेव के अंदर देखो, वेव के अंदर भी समझा देता हूं। वेव के अंदर होती तो ये वेव कहां जुड़ती आगे जाके, वेव के अंदर ये जो 8वां चालक था ये घूमकर जुड़ता किसके साथ में, आगे जाके जुड़ जाता, चाहे वो 10वें के साथ जुड़ जाता। लेकिन बैक में 7 और 7 बराबर होते हैं, बैक पिच और फ्रंट पिच वेव में बराबर होती है, ध्यान रखना। वो बता दूंगा क्या होती है। अभी ज्यादा वाइंडिंग में उलझने की जरूरत नहीं है अपने पास। वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच बराबर होती है। अगर ये यहां 7 का अंतर है तो ये भी आगे किसके अंतर होगा, 7 का ही अंतर होगा। मतलब आगे बात समझ में। अगर पहले 7 8, 1 और 7 8, तो अपने पास में 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। तो ये चालक किसमें के साथ जुड़ेगा, 15वें के साथ जाके जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ही, ऐसे चलती है वेव वाइंडिंग। चलो नेक्स्ट लिखो, बैक पिच। बैक पिच होगी कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो, हाँ, 2 कॉइल के पीछे के भाग की दूरी, ये लगा दो, ये लिख लो। इससे पता चल जाएगा आपको, इस चित्र को देखोगे ना तो पता चलेगा, वरना तो बैक पिच और फ्रंट पिच समझ में नहीं आती सीधी तो कुछ। ये लेक्चर तो इसमें निकल जाएगा सारा, बैक पिच फ्रंट पिच में। उसके बाद लिखो फ्रंट पिच। फ्रंट पिच, फ्रंट पिच, फ्रंट पिच में लिखो 2 कॉइल के वे भाग जो कम्यूटेटर की ओर जुड़े होते हैं, वे भाग जो कम्यूटेटर की ओर जुड़े होते हैं फ्रंट पिच कहलाती है। फ्रंट पिच कहलाती है।
उसके बाद लिखो औसत पिच, एवरेज पिच, औसत पिच लिखो। इसमें औसत पिच में लिखो बैक पिच तथा फ्रंट पिच का औसत, बैक पिच तथा फ्रंट पिच का औसत औसत पिच कहलाती है। बैक पिच तथा फ्रंट पिच का औसत औसत पिच कहलाती है। फॉर्मूला लिखोगे YA बराबर YB प्लस में YF अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है अपने सामने औसत पिच का मान, औसत पिच। बैक पिच तथा फ्रंट पिच का औसत, एवरेज जो है वो औसत पिच कहलाती है। एवरेज पिच बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, एवरेज पिच बोला जाता है किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। हाँ, योग, योग नहीं, औसत, औसत। एवरेज निकालने हैं तो एवरेज निकालनी पड़ेगी ना दोनों की। दो राशियों का योग क्या होगा? दो राशियों का योगफल बटे उनकी संख्या। योगफल क्या हो गया? YB और YF। संख्या कितनी हो गई? 2, तो वो अपने पास हो गया। अब जैसे अपने को निकालना है, YF कितनी आई थी अपने पास में, YB कितनी आई थी अपने पास में? 7, और अपने पास में ये कितनी आई थी? YF कितनी आई थी? 3 बटे 2, कितना आ जाएगा? 5। 5 क्या आ गया अपने पास में? एवरेज पिच आ गई। मतलब एवरेज का मतलब ये हो गया कि अपने पास में जो बचे हुए चालक थे, यानी 3 इसमें थे और 7 इसमें थे, तो 3 जो अपने पास हैं वो तो क्या हो गई? कटबट हो गए। मतलब जो क्लैश करते हैं ना उनको नहीं लेते, जो खाली चालक रह जाते हैं ना उनको लिया जाता है। बस दोनों के बीच में जो खाली चालक रह जाते हैं, 3 एक साइड रह गए और 2 एक साइड रह गए, तो 5 बच गए अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे बैक पिच, फ्रंट पिच। उसके बाद लिखो पोल पिच, पोल पिच, पोल पिच। किसी डीसी मशीन की परिधि, किसी डीसी मशीन की परिधि पर 2 पोलों के बीच की दूरी, परिधि पर 2 पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। 2 पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, पोल पिच कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। इसे निम्नलिखित पदों में लिया जाता है, इसे निम्नलिखित पदों में लिया जाता है। चालक प्रति पोल, चालकों की संख्या बटे में पोल। दूसरा लेते हैं स्लॉट प्रति पोल, स्लॉट बटे में पोल। इनको लिखते हैं Z अपॉन में P से, और इसको लिखते हैं S अपॉन में P से, और जो अपने पास में ये है इसको लिखा जाता है YP से, इसको भी YP से। नोट कर दो, ये दोनों ही सूत्र काम आने वाले हैं अपने। पोल पिच के दोनों ही फॉर्मूले होते हैं Z अपॉन में P और S अपॉन में P। S मतलब स्लॉट, P मतलब पोल। आगे समझ में बात? लिखो इसमें आगे एग्जाम्पल करवाऊं एक समझाने के लिए, करवा देता हूं। देखो सपोज करो अपने पास 16 कॉइल है। कितनी कॉइल है? 16 कॉइल। और स्लॉट जो है वो मैं कहता हूं मेरे पास में 24 स्लॉट है। कितने स्लॉट है? 24 स्लॉट। और पोल्स जो है मेरे पास में कितने हैं? 6 पोल। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं कि आप मेरे को पोल पिच निकाल के दिखाओ स्लॉटों के रूप में, कि कितने स्लॉट मिलकर एक पोल बनाएंगे, कितने स्लॉट मिलकर एक पोल बनाएंगे। तो पोल के पदों मैंने अपनों ने निकाली YP बराबर S अपॉन में
पी। एस कितने हैं अपने पास 24 और पोल कितने हैं 6। तो कितने आ गए अपने पास में 4 स्लॉट, 4 स्लॉट प्रति पोल, 4 स्लॉट है प्रति पोल। अब डिजाइन कैसे करते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने स्लॉट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 स्लॉट। डिजाइन करना भी बता देता हूं आपको। फर्स्ट 4 1 2 3 4 मिलकर एक पोल बनाएंगे। फर्स्ट 4 मिलकर क्या बनाएंगे एक पोल। सेकंड 4 मिलकर क्या बनाएंगे दूसरा पोल। फिर अगले 4 मिलकर क्या बनाएंगे अगला पोल। समझ में आ गई बात ये। यानी इन स्लॉटों में जो चालक होंगे वो भी क्या बनाएंगे एक पोल मिलाएंगे। ये अगले पोल, इनमें धारा की दिशा इस तरफ होगी तो इनमें धारा की दिशा इस तरफ होगी, तभी तो पोल चेंज होंगे, है या नहीं है भाई। इनमें धारा की दिशा इस तरफ होगी तो इनमें इस तरफ, इनमें फिर इस तरफ और इनमें फिर इस तरफ। आगे बात समझ में। ये इस प्रकार से वाइंडिंग डिजाइन करते हैं आर्मेचर की, ठीक है। उसके बाद में अपने पास कॉइल है पर चालक नहीं है, अपने पास कॉइल है पर चालक नहीं है। तो जेड जो निकालना है तो जेड बराबर कॉइल इनटू में कितने होते हैं 2, क्योंकि आपको पता है एक कॉइल कितने चालकों से मिलकर बनती है 2 से। एक कॉइल कितने से 2 से बनाई देना पीछे अपनों ने। एक कॉइल कितने चालकों से 2 चालकों से। तो अपने पास में कितनी कॉइल है 16, कितनी है 16। तो चालक कितने हो जाएंगे 32 चालक। कितने चालक हो जाएंगे अपने पास में 32 चालक। कितने चालक हो जाएंगे 32 चालक। अब 32 चालक जो हैं वो तो मेरे हिसाब से में भाग जाएगा नहीं ना, इनको भी 24 ही कर देते हैं। कितने हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे 48। समझ में आ रहा है क्या इधर, समझ में आ रहा है। अरे हाँ आ रहे क्या समझ में। ये कितने चालक हो गए 48। चालक के पदों में अगर निकालें अपने तो वाई पी बराबर जेड अपॉन में क्या आ जाएगा पी। कितने आ गए अपने पास में वाई पी, जेड कितने हैं 48 अपॉन में कितने आ जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6 48, कितने आ जाएंगे 8। स्लॉट कितने हैं 4। स्लॉट कितने हैं, स्लॉट कितने हैं प्रति पोल 4 और प्रति पोल चालक कितने हैं 8। कैसे पूरे करोगे, एक स्लॉट में 2 चालक, एक स्लॉट में 2 चालक, तो 2 स्लॉट में 4, 3 में 6 और 4 में 8 पूरे हो गए ना अपने पास में। यानी 8 चालक मिलकर एक पोल बनाएंगे तो पोल कितने हो जाएंगे 4 स्लॉट हो जाएंगे और पोल कितना हो जाएगा 1। ये 4 स्लॉट है ना, एक स्लॉट में कितने चालक हैं 2, इसमें भी कितने 2, इसमें भी कितने 2 और इसमें भी कितने 2। जब आपके 24 स्लॉट पूरे हो जाएंगे तो इनटू 2 अपने पास में 48 चालक भी क्या हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। आगे बात समझ में ये, ठीक है। ये होती है पोल पिच। कर लोगे वैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक कॉइल है उसमें बेहतर चालक हैं और उनको 10 पोलों में बांटना है या 8 पोलों में बांटना है, क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये नोट कर लो इस प्रकार से। हाँ जी, वो सम विषम वाइंडिंग आएगी जब आएगी। सम विषम जो है वो अपने पास लैप और वेव में होता है। वेव के अंदर ज्यादातर जो बैक पिच होती है उसको विषम संख्या में लेते हैं अपने 7 5 3 अभी आई थी ना अपनी विषम संख्या के अंदर। वो बस वो उनमें ध्यान रखना है, वो उनमें लिखवाया जाएगा आपको कि कौन सा सम में रखना है कौन सा विषम में रखना है। अभी सिर्फ अपने इसका बेसिक लेवल समझ रहे हैं वाइंडिंग का, जो सिर्फ डीसी जनरेटर के लिए जरूरी है। अभी अपने सिंपलेक्स डुप्लेक्स क्वाड्रलेक्स ये नहीं पढ़ेंगे। हो गया नोट, इतनी धीरे लिखते हो। बाकी लैप में तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, ये तो समझाना है खाली बस। लैप और वेव के बारे में अंतर तो करवा दिए थे ना मैंने आपको, बस। तो फिर अब इसमें रह गया क्या, यही तो है और कुछ भी नहीं है। यही सेम डाटा लैप के लिए है और यही सेम डाटा किसके लिए है वेव के लिए। एक क्वेश्चन करवाना है मैंने आपको, लैप और वेव में डिफरेंस करवाना है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नोट में 2-3 बिंदु और लिखने हैं आपको, वो लिखो। अच्छा, इक्विलाइजर रिंग के कनेक्शन और बता दूं, इक्विलाइजर रिंग के कनेक्शन और बता देता हूं मैं आपको। इक्विलाइजर रिंग क्यों यूज करते हैं और कनेक्शन कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकारी छल्ला। इक्विलाइजर रिंग,
इक्विलाइजर रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलाइजर रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकारी छल्ला। नाम से पता चल रहा है इक्वल। आपका जो जनरेटर होता है उसके अंदर जो फ्लक्स घनत्व होता है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता, सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो अपने पास में कॉइल अपने जो लैप वाइंडिंग करते हैं इस प्रकार से, उनमें प्रत्येक चालकों में ईएमएफ का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए ना। भाई ये 2 वोल्ट उत्पन्न करता है तो ये भी कितना उत्पन्न करना चाहिए? 2 2 2 2। सारे चालक कितना उत्पन्न करने चाहिए? 2 2 2। तभी सभी चालकों की धारा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स होने के कारण ये चालक जो हैं ये कोई ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न करता है और कोई कम ईएमएफ उत्पन्न करता है। जब ईएमएफ में अंतर आ जाता है तो विभवांतर आ जाएगा अपने सामने, आएगा नहीं आएगा? विभवांतर आने से ये जो चालक हैं ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लग जाते हैं अपने अंदर से, जो लॉस करती है। अभी तक बाहर तो करंट मिली नहीं अपने को, और ये क्या करने लग जाते हैं? सर्कुलेटिंग करंट अपने अंदर फ्लो करने लग जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये उस सर्कुलेटिंग करंट को, अतिरिक्त धारा को मार्ग देने के लिए, ताकि वो बुर्सों तक ना जाए, क्योंकि बुर्स पर वो जाएगी तो स्पार्किंग होगी, बुर्स पर कम्यूटेशन ज्यादा होगा, उसको कम करने के लिए जो अपने पास में आर्मेचर होता है उसके साथ लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर जोड़ दिए जाते हैं। क्या जोड़ दिए जाते हैं? लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर। उन कंडक्टर्स के अंदर से वो करंट फ्लो होती है, अतिरिक्त धारा जो फ्लो होती है वो होती है जिससे कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है। उन कंडक्टरों को बोलते हैं इक्विलाइजर रिंग। क्या बोलते हैं उनको? इक्विलाइजर रिंग। लेकिन सिर्फ यूज कहां पर होती है? हाई करंट के जो जनरेटर होते हैं उनके अंदर। और हाई करंट के पर कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग। उच्च धारा के लिए कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लैप वाइंडिंग। तो हमेशा याद रखोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज को या अतिरिक्त धारा को कम करने के लिए कौन सी रिंग अपनाई जाती है? इक्विलाइजर रिंग अपनाई जाती है। निम्न प्रतिरोध की रिंग होती है जिसे किसके साथ जोड़ा जाता है? आर्मेचर चालकों के साथ जोड़ा जाता है। और ये किसके काम आती है? स्पार्किंग को कम करने के लिए। और स्पार्किंग किसके दौरान होती है? कम्यूटेशन के दौरान होती है। उसको कम करने के लिए इक्विलाइजर रिंग आती है। डमी कॉइल, अच्छा इसमें पढ़ना भी है। डमी कॉइल का काम होता है वेव वाइंडिंग में। डमी कॉइल वहां यूज होती है जहां वाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो कैसे होती है बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल टाइम नहीं है इतना। अभी एक बार आप इतना इसके बारे में लिखना है, लैप के बारे में नोट लिखो, 2-3 पॉइंट है वो लिख लो आप। लैप और वेव के बारे में, लैप और वेव के बारे में नोट है वो लिख दो आप। लैप वाइंडिंग के द्वारा उत्पादित किए जाने वाला ईएमएफ, उत्पादित किए जाने वाला ईएमएफ उसके पोलों के अनुसार लिया जाता है। जनरेटेड ईएमएफ जो होता है अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में P, पोलों की संख्या, ये लैप के लिए होता है। उत्पादित ईएमएफ बटे पोलों की संख्या, ये होता है लैप के लिए। और वेव के लिए जो होता है वो अपने पास होगा उत्पादित ईएमएफ बटे में 2, क्योंकि इसमें समांतर पथ कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। और इसमें समांतर पथ किसके बराबर होते हैं? पोलों की संख्या के। तो इसमें 2 समांतर पथ होंगे तो ईएमएफ भी वो 2 ही उत्पादन करेंगे। ठीक है, और इसमें समांतर पथ जितने ज्यादा होंगे ईएमएफ अपने पास उतना ही क्या होगा? कम होगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं अपने? समांतर पथों की संख्या बढ़ने से ईएमएफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहां पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है आपको? मैंने बोला कि दोनों ही जनरेटर जो है वो 240 ईएमएफ बनाते हैं। प्रति जो अपने पास समांतर पथ है वो सारे मिलकर 240 ईएमएफ बनाते हैं। यहां पर पोल 4 है तो वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। और यहां पर कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट। तो अपने बोलते हैं वेव वाइंडिंग किसके लिए यूज करते हैं? उच्च वोल्टता के लिए। और लैप वाइंडिंग किसके लिए यूज करते हैं? निम्न वोल्टता के लिए या उच्च धारा के लिए। ठीक है, चलो ये दोनों नोट कर लो। ये लिख देना लैप के लिए, लैप के लिए, और ये लिख देना वेव के लिए, वेव के लिए। एक लिख देना लैप के लिए और एक देना वेव के लिए। ये सिर्फ वेव के लिए होता है। समझाता हूं कैसे होता है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं अपने। ये डायग्राम बनाया नहीं था ना आपने? जरूरत है क्या इसको बनाने की? जरूरत तो है लेकिन बना लेना अब अपने आप। मैं तो साफ कर रहा हूं इसको। चलो वही क्वेश्चन लिखो अभी, सेम क्वेश्चन लिखो। एक
एक आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें 16 चालक हैं। 16 चालक हैं। यदि प्रत्येक चालक 2 वोल्ट, 1 एम्पियर उत्पन्न करता है, यदि प्रत्येक चालक 2 वोल्ट 1 एम्पियर उत्पन्न करता है, तो 4 पोल के लिए लैप और वेव वाइंडिंग डिजाइन कीजिए। 4 पोल के लिए लैप और वेव वाइंडिंग डिजाइन कीजिए। 4 पोल के लिए लैप और वेव वाइंडिंग डिजाइन कीजिए। और अब ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर आपका सभी का समझने के लिए। सबसे पहले मुझे डाटा नोट करवाएं आप लोग, क्या क्या अपनों ने दिया है। चालक कितने दिए अपनों ने? 16। पोल्स कितने दिए हैं? 4। ईएमएफ प्रति कंडक्टर कितना है? 2 वोल्ट। और करंट प्रति कंडक्टर कितनी है? 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई सभी को? सबसे पहले अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? लैप के बारे में। और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? वेव के बारे में। दोनों में क्या अंतर आता है वही देखना अपने को। YP का मान कितना आएगा अपने पास में? Z/P कितना आ जाएगा? 16/4 कितना आ जाएगा? 4। यानी एक पोल पर कितने चालक होंगे? 4 चालक होंगे। और टोटल पोल कितने हैं? 4 ही तो हैं। अपने को समांतर पथ कितने बना रहे हैं? क्योंकि लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P होता है। लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P होता है या नहीं होता है? तो अपने पास में समांतर पथों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। टोटल कितने चालक हैं? 16। और अपने पास समांतर पथ कितने बनाने हैं? 4। तो एक पथ पर कितने चालक हो जाएंगे? कितने? 4 चालक हो जाएंगे ना। मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। समझ में आ गई बात? ये है अपने पास में A1, ये है A2, A3 और A4। इजीली समझ में आ जाएगा ऐसे। ये जो अपने पास में कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ये अपने पास। ये एक कंडक्टर कितने उत्पन्न कर रहा है? 2 वोल्ट और 1 एम्पियर। श्रेणी में कितने जुड़े हुए हैं? 4। इसका मतलब ये होता है कि श्रेणी में वोल्टता जुड़ती है नहीं जुड़ती है? ये श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में, ये भी श्रेणी में और ये भी श्रेणी में। श्रेणी में वोल्टताएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहां से आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट और 1 एम्पियर। सेलों वाला है ना सिस्टम सेम। कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो यहां भी कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट 1 एम्पियर। यहां भी कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट 1 एम्पियर। और यहां भी कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट 1 एम्पियर। आने वाली धारा कितने पथ हैं? 4। जब समांतर पथों की संख्या ज्यादा है तो धारा प्रत्येक पथ से कितने एम्पियर आ रही है? 1 एम्पियर। आगे जाके ये सारे जुड़ जाते हैं तो टोटल धारा कितनी आ जाएगी आपके? टोटल जो धारा निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 4 एम्पियर। और ईएमएफ कितना आएगा? 8 वोल्ट। यानी अगर ये वाइंडिंग अपने जनरेटर पर डिजाइन करते हैं तो आउटपुट कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट 4 एम्पियर। कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट 4 एम्पियर। समझ में आ गई बात? ये फिर वेव के लिए डिजाइन करते हैं। इसी डाटा को अगर वेव में डिजाइन करते हैं तो क्या मिलती है अपने को? धारा। और क्या मिलती? वोल्टता। ठीक है, सेम एज इट इज। पोल पिच कितनी आ जाएगी अपने पास में? 4। लेकिन यहां पर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अब मुझे बताओ टोटल चालक कितने हैं? 16। और समांतर पथ कितने हैं? 2। तो प्रत्येक चालक कितने जुड़ेंगे? 8। एक पथ में कितने जुड़ेंगे? 8 चालक। वहां कितने जुड़ रहे थे? 4। तो अब मैं क्या कर देता हूं? 8 जोड़ देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हो गया 8। इसी प्रकार दूसरा जो बनेगा उसमें भी कितने हो जाएंगे? 8। हो गया 8। 2 ही समांतर पथ बनेंगे अपने पास। ये क्या हो गया? A1 और ये क्या हो गया? A2। A कितना उत्पन्न करता है? 2 वोल्ट और 1 एम्पियर। सीरीज में कितने जुड़े हुए हैं? 8। इसकी आउटपुट कितनी मिलेगी? 16 वोल्ट और 1 एम्पियर। इसकी भी कितनी मिलेगी? 16 वोल्ट और 1 एम्पियर। क्योंकि ये समांतर में है तो वोल्टता क्या रहेगी? समान।
और धारा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा आपको, और टोटल धारा कितनी मिलेगी, 2 एम्पियर। दोनों में कुछ अंतर है क्या? अगर एक जनरेटर को लैप वाइंडिंग से वेव वाइंडिंग में ले जाया जाता है तो ईएमएफ दुगना हो जाता है और धारा आधी हो जाती है। समझ में आ गई बात ये? और वेव को अगर लैप में लेके आएंगे तो अपने पास में ईएमएफ आधा और धारा दुगनी। देखो निम्न वोल्टता उच्च धारा है या नहीं है, और यहां पर उच्च वोल्टता निम्न धारा। क्लियर है चीज सभी को? ठीक है, अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, इससे आपको हमेशा के लिए लैप और वेव का अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपने पढ़ेंगे कल।